Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining if else if statement with program in C, C++, C has Java, Python programming language. Okay, मैंने if else स्टेटमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू ऑफ if else स्टेटमेंट मैंने सिखाया था. दूसरी वीडियो में if else स्टेटमेंट में if स्टेटमेंट विद प्रोग्राम सिखाया और थर्ड वीडियो में आपने सीखा कि if else स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और एक if else स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बनाना आप सभी ने समझा था. और मेरी कुछ और लास्ट वीडियो जो आई थी उनमें आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को विद लूपिंग स्टेटमेंट चलाना सीखा था, चाहे वो फॉर लूप की हेल्प से हो या व्हाइल लूप की हेल्प से हो या डू व्हाइल लूप की हेल्प से हो. ओके, तो मेरी ये वाली वीडियो जो है वो इफ और एलिफ स्टेटमेंट के ऊपर है. तो आज आप सभी स्टूडेंट समझेंगे कि इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज क्यों और किस वजह से किया जाता है, किन किन कारणों के लिए अपन इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उस प्रोग्राम को रन कैसे कराया जाता है, उस प्रोग्राम में दी हुई कंडीशंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, फिर वो कैसे रन होती हैं, ये सब आप आज इस प्रोग्राम में सीखने वाले हैं. जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम में कंडीशन दी थी, वैसे ही इस इफ और एलिफ की हेल्प से इफ एलिफ स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम आप इस वीडियो में बनाने वाले हैं, उस प्रोग्राम में भी कंडीशन उसी तरह ही दी जाएगी और उसी तरह आप देंगे भी. तो इफ के अंदर ही आपको कंडीशन देनी है, लेकिन यहाँ केवल इफ में ही नहीं एलिफ में भी दी जाती है. उसके बाद में आप एल्स का कोड भी लिखना और रन कराना सीखेंगे, जिसमें आप सबसे पहले आपने जैसे इफ का सीखा, फिर आपने इफ और एल्स का सीखा. अब इसमें आप एलिफ को भी बीच में कैसे कंबाइन करते हैं और इसका कैसे कोड लिखा जाता है, ये भी आप सीखेंगे. ओके, आप सभी इफ के साथ में एलिफ और एल्स की कंडीशंस देना सीखेंगे कि इफ में और एलिफ में कंडीशन कैसे दी जाती है. ये सब आप आज इस सिंगल वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर भी जरूर करें. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में. मैं आपके लिए एवरी संडे एक वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें आपके हर एक क्वेश्चंस को कवर करूंगी और आप जो भी पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं वो भी मैं अपलोड कर दिया करूंगी. और जब भी अपलोड करूंगी तो आपकी उस वीडियो के कमेंट में मैं आपको बता भी दिया करूंगी. ओके, तो आई विल ट्राई टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियोज or in your comment box. Okay, this is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn about beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe channel or press the bell icon for my new uploaded videos or for my channel updates or latest videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so watch freely. और हाँ, subscribe my channel और press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos, easily reach to my latest uploaded videos. Okay, so now we start today's session. Today's our topic is if elif statement with program in C, C++, C has Java, Python programming language. जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था
कि इस वीडियो में मैं आपको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी बनाना सिखाने वाली हूँ। इस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट को क्या करना होगा, एक नहीं दो वेरिएबल लेने होंगे। अभी तक आप इफ में क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ले रहे थे, और इफ एल्स की भी कंडीशन में जो आपने कंडीशन ली थी उसमें भी आपने एक वेरिएबल लिया था, और जो लूपिंग स्टेटमेंट के साथ में चलाया था उसमें आपने दो वेरिएबल लिए थे, जो कि लूप के लिए लिए थे अपन ने, है ना। यहाँ अब हम इफ और एल्स के लिए लेंगे, इफ एल्स के लिए दो वेरिएबल्स लेंगे जिसमें हमको कंडीशंस तो चेक करानी है, लेकिन उसके लिए हम दो वेरिएबल लेंगे। उन वेरिएबल्स में यूजर से इनपुट लेंगे। अभी हम क्या इफ जो अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स बनाए थे इफ और एलिफ के, सॉरी एलिफ का नहीं बनाया, एलिफ का ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन इफ और एल्स इफ के अभी तक जो प्रोग्राम्स बनाए थे उन प्रोग्राम्स में आपने पहला प्रोग्राम जो था उन प्रोग्राम्स में मेरा पहला जो प्रोग्राम था, यानी अभी तक जो प्रोग्राम बने थे उन प्रोग्राम्स में आपने एक ही वेरिएबल पे इफ कंडीशंस को चेक कराया था, है ना। यहाँ आप दो वेरिएबल्स के ऊपर इफ कंडीशंस को चेक कराने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है। तो उस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, उन वेरिएबल्स में आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। उन वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है उस वैल्यू को आप कंपेयर करा कर देखेंगे कि यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की है वो ग्रेटर है, वो दोनों आपस में कैसी हैं। जैसे आपने जैसे दो वेरिएबल लिए n और m, n में आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू m से ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है, आपको ये चेक कराना है इन प्रोग्राम्स में। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, तो इसको हम सीखेंगे अभी इस वीडियो में। ओके, तो अब बात करते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है इसके लिए मैंने एक सबसे पहला जो वीडियो बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट का, उसमें मैंने अच्छे से इसको क्लियर भी किया है, आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो आप वहां से जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी, जिससे आपको ये जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आए हैं, है ना। तो चलिए ओके, अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के नेम से समझ आ रहा है कि हमको यहाँ ओनली इफ में ही नहीं बल्कि एल्स इफ में भी कंडीशंस देनी है और उनको उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराना है या चेक कराना है, कंपेयर कराना है, या जो भी कराना है अभी हम आगे और इस वीडियो में देखेंगे, यानी इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। देखते हैं क्या है। कंडीशन हमेशा इफ और एलिफ ब्लॉक में दी जाती है, और एल्स इफ ब्लॉक में तो कंडीशन जो है हमेशा इफ और एल्स इफ ही ब्लॉक में दी जाती है और उसी में ही चेक कराई जाती है। एल्स क्या है, जब आपका कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, जैसे इफ की कंडीशन मैच नहीं हो रही है या एल्स इफ की कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो आप एल्स का आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपका अगर इफ की कंडीशन मैच हो गई तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप वहां से प्रोग्राम से आउट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम वहीं, और जो भी आउटपुट है वो रिजल्ट दे देगा इफ के बेसिस पे। अगर आपकी इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो एलिफ की कंडीशन को देखेगा। अगर एलिफ की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वही लूप चल जाएगा, वो सॉरी आपका प्रोग्राम का जो कोड है वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उस स्टेटमेंट में जो भी दिया हुआ है उसको रन करा करके आपको आउटपुट दे करके वहां से इफ एल्स कंडीशन से बाहर आ जाएगा। लेकिन एलिफ की भी अगर कंडीशन चेक नहीं होती है तो आपको एल्स वाला कोड चलाना होगा, यानी कि एल्स वाला कोड स्वतः ही चल जाता है अपने आप ही। ओके, तो देखते हैं क्या है। अगर हमारी दी हुई कंडीशन, अगर हमारी इफ में दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इफ वाला कोड चलता है, और अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फुलफिल नहीं होती है या सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एल्स इफ वाला कोड चलता है, या एग्जीक्यूट
किया जाता है, यानी कि जब अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो कोड चलना मतलब उस कंडीशन को उस कंडीशन के हिसाब से उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है ना। और अगर एल्स इफ वाले ब्लॉक की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है या फुलफिल नहीं होती है या सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है तो एल्स इफ यानी कि एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। अगर आप दूसरी एल्स इफ देंगे तो दूसरा एल्स इफ वाला कोड पहले चेक करेगा, फिर उसकी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो वो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा जो भी है। तो इसमें क्या है, बस यही है कि इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो एल्स वाला कोड चलता है, सीधी बात ये है। इसलिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे बनता है तो उस प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो आज हम आप सभी स्टूडेंट के साथ एक प्रोग्राम पर चर्चा करने वाले हैं, यानी उस प्रोग्राम को आपको समझाने वाले हैं। ये एक प्रोग्राम सिखाने वाले हैं, उस प्रोग्राम में आप सभी स्टूडेंट को क्या सीखने मिलेगा, देखिए समझिए। इफ एल्स स्टेटमेंट से प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम में आप कंडीशन कहाँ और कैसे देते हैं, उन कंडीशंस को इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से कोड को रन कैसे कराया जाता है, कोड को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है, फिर रन कैसे कराया जाता है, ये सब आप आज इस सिंगल वीडियो में सीखने वाले हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब आप सभी स्टूडेंट को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो आप बात करते हैं थोड़ी सी प्रोग्राम के बारे में और थोड़ी सी बात करके हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट एक प्रोग्राम बनाने वाले, जो कि मैंने अभी भी बोला आपको। वो प्रोग्राम है फर्स्टली कंपेयर टू नंबर्स और फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन टू एन अदर नंबर। यानी कि जो दो नंबर्स आप लेंगे उन दो नंबर्स में कौन, जैसे आपने n और m का भी मैंने एग्जांपल लिया था कि n आपने वेरिएबल लिया, n में जो भी वैल्यू आपने स्टोर की वो n वेरिएबल में जो भी वैल्यू यूजर स्टोर करेगा वो वैल्यू, और m में जो वैल्यू यूजर ने स्टोर की है उन दोनों वेरिएबल्स को आपको कंपेयर कराना है, यानी उन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को आप कंपेयर कराएंगे। अगर n की वैल्यू छोटी है तो बोलेगा n इज लेस देन टू m, अगर n की ग्रेटर है तो हम कंडीशन क्या क्या देंगे तो उस हिसाब से आपको इसमें समझ में आएगा ना। ओके, तो अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनता है। तो नाउ मूव टू अवर प्रोग्राम स्क्रीन। ओके, नाउ देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको दो वेरिएबल्स लेने, जैसा कि मैंने अभी इस वीडियो में आपको काफी बार बोला भी है कि इसमें दो वेरिएबल्स के ऊपर ही आपको वर्क करना है। तो इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर इफ जो है, इफ में कंडीशन देते हैं, एलिफ में कंडीशन देते हैं, बट एल्स में नहीं देते हैं। अभी हम क्या कोड चला रहे थे, सिर्फ इफ वाला कोड चला रहे थे और एल्स वाला कोड चला रहे थे, लेकिन हमने एलिफ वाला इसमें एक और ऐड किया है आपके लिए, है ना, क्योंकि एलिफ लैडर जो होता है ना, इफ एल्स इफ लैडर करके, तो वो आपको समझना है। तो उसके लिए पहले एलिफ वाला सिचुएशन समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये आपको बोनस वीडियो दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इफ एलिफ कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्रोग्राम बनाना होगा। तो प्रोग्राम के लिए पहले प्रोग्राम का हमको फॉर्मेट बनाना होगा। तो फॉर्मेट वही है सेम, stdio.h सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम सी प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, देन हम सी प्लस प्लस करेंगे, फिर सी हैश, फिर जावा और फिर पाइथन। वही सीक्वेंस जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं वही सीक्वेंस हम इधर भी फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने लिया हैज इंक्लूड stdio.h जो कि सी की हेडर फाइल है। देन मेन फंक्शन, जिससे मेन फंक्शन में ही सारा हमारा कोड लिखा जाता है और एग्जीक्यूट भी हमारा मेन फंक्शन के थ्रू ही किया जाता है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर मेन फंक्शन लेते हैं। तो मेन फंक्शन हमने यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल ली है।
देन हमने यहाँ पर इंट मेन फंक्शन लिया। इंट मेन फंक्शन क्यों लिया है? क्योंकि हमको इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यूज पर ही वर्क करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट मेन फंक्शन लिया है। इंट मेन मतलब जैसे हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं वो भी इंटीजर वैल्यूज के लिए ही हैं। अभी हमने फ्लोट कैर वगैरह पे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ इंट मेन लिया है। वैसे आप लोग वॉइड मैन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर इंट मेन ही लिया है, और अभी तक मैं इंट मेन ही लेती आई हूँ। आगे मैं समझाऊंगी वॉइड मैन वगैरह, तब मैं वॉइड मैन भी लूंगी, है ना। तो देखो इसमें हमने इंट मेन लिया है। इंट मेन पे हमको वर्क करना है, यानी कि इंटीजर पे हमको वर्क करना है ना। इसके बाद में हमने इंट मेन फंक्शन के बाद, यानी कि बाद नहीं, इंट मेन फंक्शन के अंदर ही हमने क्या लिया, सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि सी में, सी प्लस प्लस में ज्यादातर वेरिएबल्स ऊपर ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिक्लेयर ऊपर करना ही पड़ेगा। लेकिन आप वेरिएबल टाइप, जैसे वेरिएबल में आप जब वैल्यू स्टोर करा तब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बट सी में है, क्योंकि सी में आपको एवरी जगह आपको वैल्यूज जब भी आप डिक्लेयर करेंगे या जब भी आप इन वेरिएबल्स में वैल्यूज देंगे तब भी, और आप सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी डिक्लेयर बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल्स आपने जो लिए हैं, इन वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स इंटीजर टाइप हैं, और हम दो वेरिएबल पे हम अपना प्रोग्राम रन कराने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हमको, पूरे प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़नी है, वो हमने लिए हैं नंबर 1 और नंबर 2। क्योंकि हम नंबर 1 में और नंबर 2 में दोनों में कंपेयर करा रहे हैं कि भाई हमको देखना है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स कैसे, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है, कौन सा इक्वल है। जब भी यूजर इन दोनों में वैल्यू स्टोर करेगा ना, यानी इसमें हम सबसे पहले यूजर से वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। तो वैल्यू कैसे स्टोर करेगा यूजर? वैल्यू स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हम आउटपुट स्क्रीन पर हमको एक मैसेज प्रिंट कराना होगा। उस मैसेज में हमको लिखना होगा एंटर टू इंटीजर्स। क्योंकि एंटर टू इंटीजर्स हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमको दो इंटीजर वैल्यूज यूजर से चाहिए, है ना। तो एंटर टू इंटीजर्स, तो एंटर टू इंटीजर्स में हम देंगे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज। तो एंटर टू इंटीजर सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट टाइप से सिर्फ एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में जब हम स्कैन ऐप लेंगे, तो स्कैन ऐप में हमने लिया 2%। 2% इसलिए लिया है क्योंकि हमको दो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए, यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों परसेंटेज लिए हैं, है ना। देन कॉमा लगा करके हमने क्या लिया है, नंबर 1 और नंबर 2। ओके, यानी नंबर 1 की वैल्यू देनी है और नंबर 2 की वैल्यू देनी है। देन तो पहले परसेंट डी में आएगी नंबर 1 की वैल्यू, और सेकंड परसेंट डी में आएगी नंबर 2 की वैल्यू। ओके, अगर आप यहाँ पर नंबर 2 पहले कर देते हैं और यहाँ नंबर 1 कर देते हैं, तो पहले परसेंट डी में जाएगी नंबर 1 की नंबर 2 की वैल्यू, और इधर जाएगी नंबर 1 की वैल्यू। अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज के हिसाब से वैल्यू इधर स्टोर होगी, लेकिन यहाँ जो भी आप पहले लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, और जहाँ आप बाद में लिखेंगे वो वैल्यू आपकी इधर स्टोर होगी। ओके, तो ये तो हो गया इनपुट लेने का, और ये हो गया हमारे वेरिएबल में इनपुट कैसे लेना, और हमको दो वेरिएबल में इनपुट लेना था, तो वो प्रोग्राम। ओके, अब हम देखते हैं कि हमको जो कंडीशंस फुलफिल करानी है, जो कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है, जो जो कंडीशंस हमको मैच करानी है, जिन कंडीशंस के आधार पर हम इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, इन वैल्यूज को, इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे, तो वो कंडीशंस क्या क्या होंगी हमारी। तो सबसे पहली कंडीशन होगी नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2। सेकेंड कंडीशन होगी नंबर 1 लेस देन, सॉरी, नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2। नंबर 2 है ना, इज ग्रेटर देन 2, नंबर 2। और थर्ड में आ जाएगा लेस देन वाली कंडीशन कि नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। ओके, इज लेसर टू नंबर 2, यानी कि ग्रेटर, तो सबसे पहले इक्वल टू, ग्रेटर और लेसर, ये देखना अपन को, ठीक है, नंबर 1 लेस देन 2। ओके, तो ये कंडीशंस हमने दी क्यों है? दी इसलिए है क्योंकि हमको कंपेयर कराना है
कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनमें जो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई है इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर दोनों इक्वल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, ये हमको पता करना है ना। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो इसमें आपने क्या क्या कर लिया, अभी आपने हेडर फाइल ले ली, मेन फंक्शन के अंदर अब हम वर्क कर रहे हैं, हेडर फाइल ले ली, अब मेन फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया कि हमको दो वेरिएबल्स की इस प्रोग्राम में जरूरत पड़नी है, वो है नंबर 1 और नंबर 2। देन हमने एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया, एंटर टू इंटीजर्स। उसके बाद में हमने स्कैनएफ की हेल्प से दो वेरिएबल्स लिए, नंबर 1 और नंबर 2। दो वेरिएबल तो हमने इंटीजर से डिक्लेयर करके लिए थे, लेकिन उन वेरिएबल्स में वैल्यूज जो है स्कैनएफ के थ्रू हम एंटर करा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड भी लगाया हुआ है नंबर 1 और नंबर 2 में, है ना। तो अब जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा तो स्कैनएफ की हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, है ना। तो आपने इनपुट लेने का फंक्शन देख लिया, प्रिंट एप देख लिया, नंबर लेना, नंबर 1 नंबर 2 दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। पहले हमको दो वेरिएबल्स चाहिए और फिर उन वेरिएबल्स में हमने वैल्यू भी स्टोर करा ली। अब उसके बाद हमको कंडीशंस देनी है। तो कंडीशंस भी आप समझ गए कि क्या क्या कंडीशंस देनी है। तो कंडीशन, पहली कंडीशन है इक्वल देखना है, अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर कौन सी है या लेसर कौन सी है ये पता करना है ना। तो सबसे पहले हमने इफ में कंडीशन क्या दी कि हमको इक्वल देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो क्या कंडीशन दी, नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2। डबल इक्वल क्यों लिया है यहाँ पर, डबल इक्वल लेने का रीजन ये है कि एक इक्वल अगर आप लेते हैं तो उसका मतलब होता है असाइन करना वैल्यू को। अगर आप दो इक्वल लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपकी वैल्यू इसके जस्ट बराबर है, यानी कि नंबर 1 इक्वल 7 और नंबर 2 इक्वल भी 7 ही होगा। तो ये एक कंडीशन बन जाती है ना। ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तो ये इक्वल्स टू वाला कंडीशनल ऑपरेटर है ये डबल इक्वल में, है ना। अगर आप सिंगल इक्वल लेंगे तो वो कंडीशनल ऑपरेटर नहीं माना जाएगा, वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर डबल इक्वल लिया है। ओके, तो अब ये इसमें देखेंगे हम कि नंबर 1 इक्वल नंबर 2 है। अगर होता है कि नंबर 1 की वैल्यू भी 7 है और नंबर 2 की भी वैल्यू 7 है तो आपका रिजल्ट प्रिंट होगा %d इक्वल %d, यानी 7 इक्वल 7। नंबर 1 की भी वैल्यू 7 है और नंबर 2 की भी वैल्यू 7 है, इसलिए 7 इक्वल 7 नंबर 1 कॉमन नंबर 2। ओके, यहाँ पर नंबर 1 कॉमन नंबर 2 क्यों दिया, जैसे हमने इधर दिया था ना %d के बाद में नंबर 1 और नंबर 2, उसी तरह हमने यहाँ भी दिया है। जैसे रिजल्ट लिख जाएगा अपना, रिजल्ट लिखने के बाद में यहाँ पर %d में सबसे पहले नंबर 1 की वैल्यू आएगी, देन %d में नंबर 2 की। अगर आप यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 को एक्सचेंज करते तो आपको उसी हिसाब से होता कि यहाँ नंबर 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ स्टोर हो जाती, नंबर 1 की जो है यहाँ हो जाती। तो जो भी है मैं आपको आगे के कोई प्रोग्राम में बताऊंगी, है ना। तो इस प्रोग्राम में हम सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 को इसी सीक्वेंस में लेने वाले हैं जो सीक्वेंस में हमने यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब हम एलिफ के बारे में बात करते हैं। तो एलिफ में हमने क्या कंडीशन ली है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हमको एलिफ भी तो लेना पड़ेगा कि इक्वल इक्वल, यानी कि इक्वल है वैल्यू तो ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है वैल्यू, इक्वल कंडीशनल ऑपरेटर तो ये हो गया डबल इक्वल वाला। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमको फिर ग्रेटर देन और लेस देन भी तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, किस नंबर पे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। आगे कई सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस भी करते हैं अपन प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हमको पता भी तो करना पड़ता है कि ये नंबर बड़ा है इससे ये नंबर छोटा है, क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूज भी हो जाता है वो। तो वो बहुत लंबा वो है, वो सब आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम सिंपल सा आपको बताया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो नंबर 1 इक्वल नंबर 2 अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होती है, अगर हो जाती है तो ये वाला स्टेटमेंट चल ही जाएगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, इसमें जो भी लिखा हुआ है, यानी रिजल्ट %d में नंबर 1 की वैल्यू इक्वल नंबर 2 की वैल्यू, जो भी है मतलब कि एक ही वैल्यू होगी तो वो %d इक्वल %d, यानी कि वो जो वैल्यू है वही दोनों %d में प्रिंट होनी है सेम। ओके, लेकिन जब अगर ये दोनों नंबर्स की वैल्यू यानी नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू अगर सेम नहीं देता है यूजर, तो हमको पता करना पड़ेगा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन कौन है। तो सबसे पहले हमने एल्स में ग्रेटर देन वाली कंडीशन दी है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यानी नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 होना चाहिए, है ना।
तो अगर ग्रेटर देन होता है नंबर 1 नंबर 2 से, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चलेगा एलिफ वाला। इसमें क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट, फिर नंबर 1 की वैल्यू, यानी कि नंबर 1 की जो भी वैल्यू यूजर देगा, जैसे 7 और 6 मान लो, है ना। तो 7 जो है नंबर 1 की वैल्यू हो गई, 7 इज ग्रेटर देन टू 7 6, है ना, 7 इज ग्रेटर देन टू 6, क्योंकि नंबर 1 की जो वैल्यू है 7 और नंबर 2 की वैल्यू है 6, ऐसे हो गया है ना। और अगर आपकी ग्रेटर नहीं हुई, जैसे आपने 7 और 8 ले लिया, ओके, तो अब ग्रेटर नहीं है क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू अब छोटी हो गई 7, तो 7 इज लेस देन, तो अब हमारा एल्स वाला अपने आप ही चल जाएगा, क्योंकि हमको बड़ा या छोटे तो पता करना है। तो बड़ा वाला तो ये हो गया कि बड़ा हमको पता कर लेंगे कि नंबर 1 बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा एलिफ वाला। अगर छोटा है तो एल्स वाला चल जाएगा, क्योंकि अब छोटे के लिए हम क्या अलग से कंडीशन देंगे, इसलिए हम एल्स ओनली दे देते हैं। और एल्स में हमारा पहले से ही वो लास्ट कंडीशन होती है, तो सबसे लास्ट में हमको कंडीशन, मतलब अब कोई कंडीशन बची नहीं है, अब तो सिर्फ वही कंडीशन चलाना है, इसलिए हम एल्स देते हैं। तो अब क्या है, इसमें क्या आएगा, रिजल्ट परसेंट डी लेस देन इज लेस देन टू परसेंट डी, यानी कि नंबर 1 इज लेस देन टू नंबर 2। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम सी का। तो इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या है। तो देखिए, एंटर 2 इंटीजर, उसने एक मैसेज मांगा, मैसेज दिया हमको कि हम यूजर को कि हमको 2 इंटीजर आपको यूजर को देने हैं, यानी कि इस प्रोग्राम को यूजर को देना है ना। ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम के लिए आपको, आप यूजर है एज ए यूजर, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए अब 2 इंटीजर वैल्यू देनी है। तो मैंने दी सबसे पहले 7 और एंटर, फिर 7 और एंटर, है ना। तो देखो, अभी आपका रन हो रहा है, अभी आ जाएगा रिजल्ट। ओके, अब देखो नंबर 1 और नंबर 2, तो ये तो वेरिएबल हो गया, खैर आपने वो सब ले लिया, प्रोग्राम देख लिया। अब इसमें एंटर 2 इंटीजर का आपने एक मैसेज प्रिंट कराया, वो ये प्रिंट हो गया मैसेज। ये इसमें एक्चुअली पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, मैं दूसरा सी का खोलती हूँ, उसमें डालती हूँ इसको, है ना। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया। देखो, तो वही आपको देखो, इसमें इफ में एक कंडीशन सेटिस्फाइड करानी थी, क्या, नंबर 1 और नंबर 2, है ना। तो नंबर 1 और नंबर 2 में कंडीशन सेटिस्फाइड करानी थी, अगर इक्वल होगा तो इफ वाला चल जाएगा। तो अभी हमने इक्वल वैल्यू दी थी 7 और 7, है ना। एज ए यूजर हमने 2 वैल्यूज दी 7 और 7, इसलिए हमारा ये इफ वाले कोड पर ही चल गया, और उसके बाद में एलिफ और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमें रिजल्ट दे करके आउटपुट, यानी प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया, यानी आउटपुट जो भी था उसने दे दिया हमको। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलता है इफ एल्स में, या इफ एल्स हो, या कोई भी इफ वाला कंडीशनल स्टेटमेंट हो, उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलता है, चाहे इफ वाला चले या एल्स वाला चले या एल्स वाला, है ना। अब इसमें हम 2 वैल्यूज देते हैं 7 और एंटर 6, है ना। तो इसमें जो है 7 इज ग्रेटर टू 6, है ना। देखो ये वाला अब एलिफ वाला चल गया, इफ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो उसने एल्स वाली कंडीशन को चेक किया, एल्स वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो एल्स वाला प्रिंट करा दिया, जो भी स्टेटमेंट था, सॉरी एलिफ वाला, अभी एल्स पे पहुंचे नहीं है, एलिफ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए हमने एल्स वाला, मतलब प्रोग्राम ने एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट दे दिया, और उसके बाद में कोड जो है टर्मिनेट हो गया, है ना। अब हम एक और इसमें वैल्यू लेकर के चेक कराते जो लेस देन वाली हो। तो इसमें हमने लिया 7 और 8, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 7 इज लेस देन टू 8, तो अपने आप ही एल्स वाला चल गया, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर ये भी ट्रू नहीं हुई, तो एल्स वाला अपने आप चल गया। तो ये तो हो गया हमारा सी का प्रोग्राम, है ना। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो आपको सी प्लस प्लस में और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, वही सब किया है, हेडर फाइल ली, आईओ स्ट्रीम, देन हमने इंट मेन लिया,
इंट मेन वही सेम कि मेन फंक्शन में कोड लिखा जाता है। ओके, उसके बाद में इसमें भी हमने दो नंबर्स लिए, नंबर 1 और नंबर 2, हमको डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप। अब इसमें देखो सी आउट से इसमें प्रिंट कराया जाता है, कोई भी चीज़ अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करानी हो। और उसमें जो था प्रिंट एफ था, जो मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, वही मैसेज सेम जैसे उधर प्रिंट कराया था एंटर टू इंटीजर, वैसे ही हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। अब सीन में हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिया है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, परसेंट डी को हमको बार बार डिक्लेयर नहीं करना होता, ना ही इंटीजर टाइप को हमको डिक्लेयर करना होता है। हम डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं सी प्लस प्लस में, और हम उस वैल्यू में मतलब सीन में डायरेक्टली इंसर्शन ऑपरेटर लगा के नंबर 1, फिर एक और इंसर्शन ऑपरेटर लगा के नंबर 2 दे करके वैल्यू यूज से मांग सकते हैं दोनों वेरिएबल्स की एक साथ, है ना। जैसे उसमें आपने परसेंट डी लगा करके कॉमा लगा के लॉजिकल एंड वगैरह वो करके मांगा था, इसमें भी आप मांग सकते हैं। यहाँ भी आप लॉजिकल एंड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया है। ओके, और प्रोग्राम्स में मैंने बताया लॉजिकल एंड लगा करके आप वहां से उसको समझ सकते हैं कि लॉजिकल एंड के थ्रू आप वैल्यू कैसे लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपको वही कंडीशन सेम मैच करानी है कि सॉरी, कंडीशनल ऑपरेटर जो तीन होते हैं हमारे, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये तीनों कंडीशनल ऑपरेटर्स पे हमको वर्क करना है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 के इक्वल है। जैसे हमने सी में बताया था कि ये इक्वल डबल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है, सॉरी सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है, और डबल इक्वल जो है वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर माना जाता है। तो यही हमारा सी में, सी प्लस प्लस में, सी हैज में और जावा में ऐसे ही माना जाता है। बट पाइथन थोड़ा डिफरेंट है, पाइथन का प्रोग्राम बताऊंगी तो उसमें समझाती हूँ, है ना। तो वही सेम हमने कंडीशन यहाँ ली, वही सेम रिजल्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए सेम प्रोसेस नहीं होती है, उसमें सिर्फ है ना उसमें लिख देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिख दिया स्ट्रिंग एक, उसके बाद में नंबर 1 दे दिया कि नंबर 1 की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, देन इक्वल ऑपरेटर, इक्वल है, और देन नंबर 2। ओके, तो नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि रिजल्ट, फिर नंबर 1 की वैल्यू जो भी है, फिर इक्वल, और नंबर 2 की वैल्यू जो भी है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी तो सेम ही आएगी भाई, 7 इक्वल 7। ओके, तो ऐसे हमारा रिजल्ट 7 इक्वल 7 करके हमारा वो जो भी है प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, है ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ग्रेटर वाली, जैसे उस तरह चल रही थी वैसे ही इधर एल्स वाली चलेगी। और रिजल्ट जो है अगर ग्रेटर वाला चलेगा तो उसी तरह प्रिंट होगा, उसका भी ऐसे ही प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करा के देख लेते हैं ना एक बार। तो इसमें एंटर टू इंटीजर्स ने दो इंटीजर्स मांगे, तो सबसे पहले हम 7 7 ही दे देते हैं। तो 7 7 में क्या आ रहा है रिजल्ट देखते हैं। तो 7 इक्वल 7, क्योंकि 7 7 दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं इसलिए इक्वल दे दी उसने। लेकिन अगर आप 7 6 देते हैं तो वो क्या देता, 7 इज ग्रेटर टू 6। कैसे आए 7 इज ग्रेटर देन टू 6, इधर मैंने नहीं समझा पाया, इसमें वाले में तो एलिफ में समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले रिजल्ट लिख के आया, क्योंकि रिजल्ट हमने यहाँ स्ट्रिंग दी हुई है एक रिजल्ट, इसलिए ये स्ट्रिंग लिख के आई रिजल्ट। अब नंबर 1 की वैल्यू आई 7, उसके बाद में ये ग्रेटर देन वाला साइन आया यहाँ पर, है ना, ग्रेटर देन, फिर नंबर 2 की वैल्यू जो भी है 6 आ गई, है ना। तो इधर क्या है ना, आप अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि इधर क्या दोनों वैल्यू सेम ही देनी थी था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ऐसे ही आप लेस देन वाला करेंगे तो उसमें भी यही होगा। दो इंटीजर्स देने हैं तो 7 और 8 मैंने दे दिए हैं, तो वही आ गया सेम उसी की तरह रिजल्ट, है ना। तो अब हम देखते हैं सी हैज और जावा का। ये सेम से ही प्रोग्राम्स हैं इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है इसमें। ओके, अब सी हैज में क्या है देखो, सी हैज में सबसे पहले यूजिंग सिस्टम लेते हैं हम, तो हमने यूजिंग सिस्टम ले लिया। नेम स्पेस में कंडीशनल लेते हैं तो कंडीशनल लिया। उसके बाद में क्योंकि कंडीशनल इसलिए लेते हैं, ये मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पर हमको जो ऑपरेशन परफॉर्म करानी होती है वो ऑपरेशन का नेम होता है, और क्लास में जो भी अपन स्टेटमेंट रन कराने होते हैं वो होता है ना। तो यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ अपनी ऑपरेशन है कंडीशनल ऑपरेशंस जो भी है ना, यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स पे वर्क करने वाले हैं, और यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो क्लास में हम स्टेटमेंट लेते हैं कि कैसा स्टेटमेंट हमको चाहिए अपने प्रोग्राम से, इसलिए, है ना, या उस प्रोग्राम को हम किस स्टेटमेंट के ऊपर रन कराना चाहते हैं। और यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिया, क्योंकि मेन फंक्शन में ही सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, है ना।
अब हमने यूजर से इनपुट लिए हैं 2 वेरिएबल्स के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि कंसोल डॉट राइट लाइन से एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर टू इंटीजर, क्योंकि यूजर से हमको 2 इंटीजर्स वैल्यूज चाहिए, इसलिए हमने एक मैसेज पास करा दिया या प्रिंट करा दिया एंटर टू इंटीजर, है ना। उसके बाद में नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज हमने स्टोर कराई हैं यूजर से लेकर के, यानी यूजर अब वैल्यू देगा तो कंसोल डॉट रीड लाइन से पहले फर्स्ट वैल्यू को रीड करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट से 32 से, और नंबर 1 में स्टोर कर देगा। इंटीजर टाइप है क्योंकि नंबर 1 को भी हमने यहीं की यहीं डिक्लेयर कर दिया इसमें कि इंटीजर टाइप है ना। ऐसे ही नंबर 2 में हो जाएगा। ओके, जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन से वो लेगा सेकंड वैल्यू और कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 से कन्वर्ट करके इंट में, और इंट नंबर 2 में स्टोर करा देगा। नंबर 2 का टाइप हमने यहाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमको आगे नंबर 2 का टाइप देने का जरूरत नहीं है ना। अब देखो, अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशंस लिए हैं, वही सेम रिजल्ट्स प्रिंट कराए हैं। तो देखो, इसमें नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू आपने स्टोर करा ली। अब नंबर 1 में जो वैल्यू यूजर ने स्टोर की है और नंबर 2 में जो स्टोर की है, क्या वो इक्वल है? अगर इक्वल होती हैं तो हाँ इक्वल है। जैसे मैंने अभी सी और सी प्लस प्लस में बताया था कि सी है, सो जावा में भी सेम वही उसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर में वही डिफरेंस होता है जो सी और सी प्लस प्लस में होता है ना। तो इक्वल टू जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो डबल इक्वल से ही देखा जाता है, चाहे फिर वो सी हो या सी प्लस प्लस हो या जावा हो या सी हैज हो, है ना। तो देखो, यहाँ पर नंबर 1 इक्वल इक्वल नंबर 2, अगर नंबर 1 इक्वल है नंबर 2 के, तो वो ये हमारा ये जो मैसेज है कंसोल डॉट रीड लाइन सॉरी राइट लाइन में लिखा हुआ है कि रिजल्ट लिखेगा। रिजल्ट लिखने के बाद में नंबर 1 की जो वैल्यू है वो लिखेगा, और फिर इक्वल लगाकर नंबर 2 की जो वैल्यू है वो लिखेगा, है ना। अब देन अगर कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तो या तो ग्रेटर या लेस देन जो हम उधर कर रहे थे उन दोनों में वही यहाँ है। तो नंबर 1 अगर ग्रेटर देन हुआ नंबर 2 से, तो हमारा ये वाला रिजल्ट जो है, ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो हमें कंसोल डॉट राइट लाइन से प्रिंट कराना है वो ये प्रिंट हो जाएगा कि रिजल्ट प्रिंट होगा। देन नंबर 1 की जो वैल्यू है, फिर ग्रेटर का साइन, और देन फिर नंबर 2 की वैल्यू, है ना। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर हमारी लास्ट कंडीशन बचती है स्मॉल वाली। तो इसलिए लेसर वाला ये अपने आप यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन से हमने ये एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, क्या है रिजल्ट, और फिर नंबर 1 की जो वैल्यू है, देन लेस देन का साइन, और देन नंबर 2 की जो वैल्यू है ना। तो हम इसको रन करा के देखते हैं क्या है। देखो, एंटर टू इंटीजर, तो 2 इंटीजर हमको देने हैं, वो क्या है 6, एंटर 6। ओके, तो देखो 6 इक्वल 6 आ गया। अब 7 इक्वल 7 भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है जो भी लेना है। जैसे हम 7 के ऊपर ही ले रहे हैं तो हम 7 7 भी ले सकते हैं। तो 7 7, तो 7 इक्वल 7 तो वही आ गया रिजल्ट, नंबर 1 की वैल्यू इक्वल नंबर 2 की वैल्यू। तो ये सब यहाँ लिख गया कि रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट तो एज ए स्ट्रिंग लिया तो एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट लिख गया, यहाँ जितना स्पेस लिया तो वो उतना स्पेस यहाँ आ गया। उसके बाद में नंबर 1 की वैल्यू जो भी है, उसके बाद जो इक्वल के साथ में जो स्पेस हमने लिया है आगे, वो स्पेस इधर आ गया, और फिर हमने बाद में जो स्पेस लिया वो इधर आ गया, और फिर नंबर 2 की वैल्यू, है ना। ऐसे आया। देखो आगे हम जब एलिफ की देखते हैं तो उसमें समझ में आएगा आपको अच्छे से, क्योंकि उसमें ना क्या है ना, ग्रेटर देन और लेस देन का वर्क है। तो इसमें एंटर टू इंटीजर उसने मांगा तो 7 और हमने दिया 6, तो इसमें है 7 इज ग्रेटर टू 6। तो ये ग्रेटर, अब इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई क्योंकि 7 और 6 इक्वल नहीं है, तो अब एलिफ में पहुंचा, तो एलिफ वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यस हो रही है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर टू 6, है ना। तो अब हमारा जो कंसोल और राइट लाइन से जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यानी हमें ये मैसेज जो स्क्रीन पर प्रिंट कराना है वो क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट के साथ में जो स्पेस हमने दिया वो स्पेस, फिर हमारा नंबर 1 की वैल्यू 7, और देन फिर हमने जो स्पेस ग्रेटर देन के पहले दिया हुआ है, ग्रेटर टू साइन के, ग्रेटर देन के साइन के पहले, तो वो स्पेस हमारा नंबर 1 के बाद आ गया, और उसके बाद में हमने ग्रेटर के देन के साइन के बाद जो स्पेस लिया है वो हमारा इधर आ गया, और फिर नंबर 2 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हमारा जो रिजल्ट है आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है ना। अब आगे हम देखते हैं एल्स वाला कोड कैसे चलता है। तो एल्स वाले कोड को चलाने के लिए भी आपको दोनों वैल्यूज चाहिए, तो 7 और दूसरी 8, यही हम वो ले रहे थे तो हमने वही ले लिया है। तो देखो 7 और 8 क्या है, अब ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई क्योंकि इफ वाली कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, 7 8 इक्वल नहीं है।
अब उसने देखा 7 8 यानी 7 इज ग्रेटर टू 8 नहीं है, 7 इज लेसर टू 8 है, तो अब बचा लास्ट की 7 इज लेसर टू 8, तो इसलिए हमने एल्स में क्या लिख कर रखा हुआ है, रिजल्ट नंबर 1 लेसर टू नंबर 2, इसलिए रिजल्ट का जो भी स्पेस हमारा इस स्ट्रिंग में है वो स्पेस, देन नंबर 1 की जो वैल्यू है वो, और देन फिर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन साइन है, तो लेस देन साइन के पहले जो स्पेस हमने यहाँ लिया है वो स्पेस इधर, और नंबर 2 से पहले यानी कि ये जो स्पेस आपको दिख रहा है वो स्पेस है लेस देन साइन जो बना हुआ है, उसके बाद जो स्पेस हमने इस स्ट्रिंग में लिया है वो स्पेस आया, और देन फिर ये वैल्यू आई है ना। तो ये जो आपका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको इन कंडीशंस को कैसे मैच कराना है और कैसे सेटिस्फाइड कराना है और इनमें कंडीशंस कैसे देनी है ये भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कि जैसे नंबर 1 में जो वैल्यू ली है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, इक्वल और असाइनमेंट ऑपरेटर का डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे, तो इक्वल ऑपरेटर के साथ में आपने नंबर 2 लिया है, अगर इक्वल होते हैं दोनों तो ये प्रिंट होगा, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो या तो ग्रेटर होंगे या लेसर होंगे, तो नंबर 1 अगर ग्रेटर होता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अगर नंबर 1 लेसर होता है तो ये वाला प्रिंट होगा, है ना। अब हम जावा का और देखते हैं तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, है ना, फिर पाइथन का देखेंगे। तो जावा के में सबसे पहले हमने लिया है java.util.scanner, तो स्कैनर की हमको लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ी, ये लाइब्रेरीज होती हैं, इंपोर्ट करके जो भी जावा में लिया जाता है उन सबको लाइब्रेरी या मॉड्यूल्स बोले जाते हैं, है ना। तो ये हमने एक स्कैनर लाइब्रेरी ली है जावा में, इससे हम क्या है यूजर से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम स्टोर कराएंगे, है ना। तो देखो इसमें उसके बाद में हमने क्या लिया, क्लास का नेम हमने कंडीशनल क्यों लिया, क्योंकि हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पर ही हम वर्क करने वाले हैं, यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करने वाले हैं। उसके बाद में हमने लिया है मेन फंक्शन, है ना, तो मेन फंक्शन में तो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो वॉइड मेन फंक्शन इसमें ले लिया है हमने, आप उनमें भी ले सकते हैं, सी और C++ में भी वॉइड मेन, मैंने अभी नहीं बताया है किसी प्रोग्राम में, लेकिन आगे किसी प्रोग्राम में बताती हूँ मैं आपको, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो भी आप इजीली से ले सकते हैं, है ना, और आप ऑन द स्पॉट देख भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाएगा इजीली, तो आपको जब भी जरूरत होगा तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके, कि आपके फ्रेंड्स को पता तो चले कि भाई हाँ दिस इज अ बेनिफिशियल कोर्स, ओके। सो नाउ अब हमने क्या किया है इसमें, देखो अब हमको यूजर से पहले इनपुट चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स में इनपुट चाहिएगा ना, जो हम अभी तक इसमें करते आए हैं, सी में, C++ में, सी हैज में, तो वही हमको जावा में भी करना है। तो जावा में अब हमको यूजर से इनपुट चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे एंटर टू इंटीजर वाला, है ना। अब यूजर जो दो इंटीजर्स देगा वो दोनों इंटीजर स्कैनर करके, तो एक लाइब्रेरी होगी, तो लाइब्रेरी का नाम आ गया सबसे पहले स्कैनर, देन माई ऑब्जेक्ट करके एक हमने स्पेस क्रिएट किया लाइब्रेरी में, तो माई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अब उसके बाद में न्यू स्कैनर, क्यों न्यू स्कैनर से एक स्पेस क्रिएट होता है ना, तो इसलिए न्यू स्कैनर। अब सिस्टम डॉट इन से यानी कि जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू सिस्टम डॉट इन से फेच की जाती है, फेच करने के बाद में न्यू स्कैनर जो है वहाँ एक स्पेस क्रिएट हो गया, तो न्यू स्कैनर से स्पेस क्रिएट होता है, और जो स्कैनर है ये स्कैनर लाइब्रेरी जिसे हमने कॉल किया है उससे वो वैल्यू को फेच करेगा, और उस वैल्यू को फेच करके वो माई ऑब्जेक्ट में उन दोनों वैल्यूज को स्टोर करा देगा, है ना। दो वैल्यूज देंगे या तीन वैल्यूज देंगे, वो जितनी भी वैल्यू हमको यूजर से चाहिए, जितनी भी वैल्यू हम इकट्ठी इसमें स्टोर कराएंगे माई ऑब्जेक्ट में, और 1 बाय 1 फेच करेंगे, है ना। तो पहली वैल्यू जो है नंबर 1 में फेच करेंगे, तो नंबर 1 में क्या वैल्यू फेच करनी है, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट से हमारा नंबर 1 में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट कराना पड़ता है अपन को, है ना। उसके बाद में नंबर 2 में वैल्यू स्टोर करेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट से, यानी दूसरी वैल्यू जो होगी वो हमारी नंबर 2 में स्टोर हो जाएगी। तो देखते हैं ये कैसे स्टोर होती है, तो हम बताते हैं आपको। तो इसने मांगा एंटर टू इंटीजर, तो हमको दो इंटीजर देने हैं, तो 7 और 7 दो इंटीजर हमने दिए, है ना।
तो अब जी जो पहली वैल्यू 7 वो हमारी जाएगी नंबर 1 में, दूसरी वैल्यू 7 वो जाएगी नंबर 2 में, है ना। अगर हम इस जगह पर 7 की जगह 6 देंगे तो 6 जो है हमारा नंबर 2 में चला जाएगा। अगर हम 6 की जगह 8 देंगे तो हमारा नंबर 2 में जाएगा 8। तो ऐसी हमारी वैल्यूज चेंज होंगी, तो है ना। नंबर 1 में भी आप ऐसी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी वैल्यू देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ तो आप फ्री हैं, आपको जो भी वैल्यू देनी है। अगर आप प्रोग्राम में पहले डिफाइन करते तो आप फ्री नहीं थे, क्योंकि आप वैल्यू दे ही नहीं पाते, है ना। इधर आप फ्री हैं, आपको जो वैल्यू देनी है आप दे सकते हैं, उस वैल्यू से आप चेक करा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक ही एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको इन सब लैंग्वेजेस में आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, है ना, इसलिए तो आप समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, देखो ये तो आपकी होगी वैल्यू स्टोर कराने वाली बात कि वैल्यू यहाँ स्टोर कैसे होती है दो वेरिएबल्स में। अभी तक हम क्या एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा रहे थे, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स में दो अलग अलग वैल्यूज हमने स्टोर कराई, तो यहाँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि माई ऑब्जेक्ट करके स्कैनर में एक स्पेस बनाया जाता है जिसमें हम वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं और उसमें से 1 बाय 1 हम वैल्यूज को फेच कर लेते हैं, जिस वेरिएबल में हमको जिस टाइप की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे पहले वैल्यू हमको नंबर 1 में चाहिए तो नंबर 1 हम पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर नंबर 2 डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो ऐसे ही। ओके, अब इसके बाद में अब आपको क्या कंडीशन चेक करानी है ना। तो कंडीशन चेक कराने के लिए आप सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लेंगे, देन एल्स इफ स्टेटमेंट लेंगे, देन एल्स लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। ये तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन चेक होनी ही चाहिए, है ना। तो पहली कंडीशन इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है ग्रेटर होना चाहिए नंबर 1, और तीसरी कंडीशन है नंबर 1 लेसर होना चाहिए, है ना। तो लेसर के लिए हम कोई कंडीशन नहीं देते, नंबर 1 अगर इक्वल होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होता है तो दो कंडीशन बनती है, तो ग्रेटर या लेसर। तो ग्रेटर के लिए हमने कंडीशन दे दी, और अगर ग्रेटर नहीं होता है तो अपने आप ही सुता लेसर है, तो इसलिए हम ये वाला मैसेज प्रिंट करा देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हमने ली 7 7 सबसे पहले, क्योंकि हमको इक्वल वाला देखना है। तो एंटर किया, तो 7 इक्वल 7, क्योंकि नंबर 1 इक्वल नंबर 2 है ना। 7 7 दोनों वैल्यू फिश की, तो 7 7 दी। अब सिस्टम डॉट प्रिंटलन से हमने क्या मैसेज प्रिंट कराया, रिजल्ट, उसके बाद में जो स्पेस था वो, और देन फिर नंबर 1 की वैल्यू, फिर इक्वल के आगे जो स्पेस था वो, और देन फिर नंबर 2 की वैल्यू, यानी इक्वल के बाद जो स्पेस है वो आ गया, फिर इक्वल 7 यानी नंबर 2 की वैल्यू। अब हम देखते हैं दूसरा एक और एग्जाम्पल, तो उसमें आपको और अच्छे समझ आएगा ये मैसेज कैसे प्रिंट हुआ। जैसे हमने सी प्लस प्लस सी हैज में मैसेज को प्रिंट कराया था ना, वैसे ही यहाँ भी होना है, बस कुछ नहीं है। अब हम ग्रेटर वाला देखते हैं, नंबर 1 इज ग्रेटर टू नंबर 2, है ना। तो देखो इसमें क्या आया, अब इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इक्वल वाली, अब कंडीशन सेटिस्फाइड हुई ये वाली ग्रेटर वाली। तो ग्रेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा ना कि कैसे आया रिजल्ट, क्योंकि उसमें दोनों ही इक्वल थे। तो आप वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने सी प्लस प्लस में सी एस में बताया था, तो वैसे ही इसमें भी है कि देखो रिजल्ट जो लिखा है, रिजल्ट के बाद जो स्पेस है, तो यानी ये एक पूरी स्ट्रिंग हो गई, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर ये प्रिंट हो गई, है ना। ये जो भी स्ट्रिंग दी हुई है, उसके बाद में नंबर 1 की वैल्यू आ गई। अब नंबर 1 की वैल्यू आने के बाद में फिर आपने यहाँ पर जो ये दी हुई है स्ट्रिंग, यानी कि दो स्पेस दिए, फिर उसके बाद में आपने ग्रेटर देन का साइन दिया, और उसके बाद में दो स्पेस दिए, तो वो ये पूरा यहाँ पर, सॉरी आफ्टर 7 यहाँ पर आ गया, है ना, ये आ गया पूरा। उसके बाद में आपकी नंबर 2 की वैल्यू आई है, ये जो है वो वैल्यू आपकी यहाँ 6 पे आ गई, है ना। ये जो 6 जो वैल्यू है ना, ये आ गई, है ना। तो ऐसे आपका मैसेज प्रिंट हो गया ग्रेटर वाला, और ऐसे ही लेसर वाला प्रिंट होता है। अगर आप देखेंगे तो या तो नंबर 1 इक्वल होगा नंबर 2 के, या तो नंबर 1 ग्रेटर होगा नंबर 2 के, या फिर नंबर 1 लेसर होगा 8 और 9। तो ये लेसर वाला है ना। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है।
मैं इसको मैं दूसरे उसमें चला के दिखा देती हूँ, दूसरे जावा का कंपाइलर खोल लेते हैं। अपनी लास्ट कंडीशन रह गई थी लेसर वाली, है ना। तो इसमें हमने लिया सबसे पहले 8 और 9, सॉरी 8 आ गया, ओके। तो ये देखो इसमें क्या है, 8 लिया और 9 लिया, तो इसमें 8 स्टोर हुआ, इसमें 9 स्टोर हुआ। अब उसने कंडीशन चेक की कि 8 और 9 इक्वल है, नहीं है। फिर उसने चेक की 8 ग्रेटर है 9 से, नहीं है। तो अब उसने मैसेज डायरेक्टली प्रिंट करा दी, क्योंकि अब लेसर वाली अकेली बचती है, इसलिए हम एल्स में कंडीशन नहीं देते। जो लास्ट कंडीशन बचती है वो हम एल्स में दे देते हैं। बाकी अगर आपके पास 2-4 और होती कंडीशंस तो आप एक और उन एलिफ्स को ले लेते, 2-4 एलिफ्स को लगा देते इनके नीचे। जैसे ये वाली कंडीशन एलिफ में लगाइए, फिर इसके नीचे आप एक और एलिफ लगाते, जैसे इफ के नीचे एलिफ लगाया है। तो वो सब हम जो इफ एलिफ करके जो लेडर है उसमें आप अच्छे से समझेंगे, है ना। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर भी करें, जिससे आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सके। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से तो हमारा मैसेज प्रिंट होता है। अब कंडीशंस तो हमारी इक्वल वाली सेटिस्फाइड हुई नहीं, ग्रेटर वाली सेटिस्फाइड हुई नंबर 1 के साथ में, तो अब नंबर 1 लेसर ही है। तो सीधे रिजल्ट के साथ में ये स्पेस आ जाएगा, उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू, फिर लेसर साइन और नंबर 2 की वैल्यू। इससे क्या समझ में आ रहा है कि नंबर 1 इज लेसर टू नंबर 2, यानी कि 8 इज लेस देन टू नंबर 9, है ना। तो ये तो हुआ हमारा जावा का प्रोग्राम। हम पाइथन का प्रोग्राम और देख लेते हैं। तो पाइथन के प्रोग्राम में क्या करना है हमने, पाइथन के प्रोग्राम में भी कुछ नहीं किया, बस सिंपली नंबर 1 और नंबर 2 में यूजर से वैल्यू इनपुट कराई है, वही सेम। इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इंटीजर टाइप लगा दिया। फिर इनपुट फंक्शन से इनपुट कराना था, सबसे पहले हमको फंक्शन से इनपुट कराना था। तो इनपुट कराने के लिए सबसे पहले हमको एक मैसेज प्रिंट कराना था। तो मैसेज प्रिंट कराना था, वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, एंटर एन इंटीजर। ओके, अगर आप इसको ब्लैंक भी देते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि आप जो भी वैल्यू देंगे वो तो वैल्यू मांगेगा, तो आपको पता कैसे चलेगी वैल्यू मांग रहा है। इसलिए आपने ये मैसेज वहां पर प्रिंट कराया और वैल्यू आपने दे दी। ओके, तो देखो इसको रन कराए, तो यहाँ उसने क्या बोला, एंटर एन इंटीजर। सबसे पहले उसने बोला एंटर एन इंटीजर, इसके लिए नंबर 1 के लिए। अब हम यहाँ पर जैसी वैल्यू देंगे 7, तो अब ये 7 वैल्यू वो इनपुट फंक्शन फेच करेगा और इनपुट कराएगा। उससे पहले अब इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो इंटीजर में सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा 7 को, और कन्वर्ट करने के बाद में नंबर 1 में 7 को स्टोर करा देगा। अब आपने यहाँ पर जैसे ही एंटर दिया, तो उसने दूसरा एंटर एन इंटीजर करके एक और मैसेज प्रिंट किया कि आपको एक और इंटीजर देना। आप चाहें तो एंटर एनोदर इंटीजर भी बोल सकते हैं, एंटर एन एनोदर इंटीजर। ओके, वो भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर आपको एक और वेरिएबल देना है, तो वेरिएबल आपने दे दिया 7 फिर से, है ना। तो अब जो 7 वैल्यू दी है आपने, तो वो भी इनपुट का करेगा फंक्शन, और इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर 2 में स्टोर करा देगा। ओके, अगर आप नहीं भी देते हैं यहाँ इंटीजर फंक्शन तो कोई वो नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या डायनामिक लैंग्वेज है, तो इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अब देखते हैं नंबर 1 इक्वल है नंबर 2 के, या लेसर है या ग्रेटर है, क्या है। तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशंस दी हैं, एक तो इक्वल वाली और दूसरी ग्रेटर वाली, और तीसरा एल्स में होता है, एल्स वाला चल जाएगा क्योंकि लेसर है। लास्ट कंडीशन लेसर बच रही है, क्योंकि लास्ट कंडीशन जब भी बचती है, जैसे अपने पास 4 कंडीशंस है, तो एक इफ में दे दी जाएगी, 3 अपनी जो बची हुई कंडीशंस है उनमें से 2 कंडीशंस एलिफ में दे दी जाएंगी, और एक कंडीशन जो लास्ट वाली बचती है वो 3 हो गई, उसके बाद में लास्ट बची 4th वाली। तो उस कंडीशंस को देना जरूरी नहीं होता है, उसके लिए हम एल्स ले लेते हैं, जिससे अब वो लास्ट ही कंडीशन है, उसके अलावा कोई कंडीशन होगी ही नहीं, तो इसलिए हम एल्स ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे हमारा इफ एल्स इफ वर्क करता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 7 इक्वल है, या 7 इक्वल 7। उसने चेक किया कि नंबर 1 इक्वल नंबर 2, यस है। तो उसने नंबर 1 जो हमने यहाँ लिया, तो उसने ये किया, रिजल्ट की जो वैल्यू है, रिजल्ट नंबर 1। यहाँ देखो इसमें क्या होता है, इन सब में एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें देखो पहले इसको समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को, फिर मैं आपको इसमें एक और बोनस देती हूँ पॉइंट, है ना। तो उसने ये चेक किया कि नंबर 1 इक्वल नंबर 2 ही है, या 7 इक्वल 7 आ रहा है। लेकिन अगर लेसर है तो
नंबर 1 ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है, तो 7 इज ग्रेटर 6 आ गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन चल गई, पहले F वाली सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसलिए ये वाली चल गई, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। तो जैसा मैंने अभी बताया कि इफ में कंडीशन देते हैं, फिर एलिफ में देखो, उसमें अभी तक आप सी प्लस प्लस, सी हैज और जावा में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर एल्स इफ लिख रहे थे, है ना, यहाँ जो एलिफ लिखा हुआ है यहाँ पर आप एल्स इफ लिख रहे थे, लेकिन यहाँ आप एलिफ लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप जो कंडीशन दे रहे थे वो कर्ली ब्रेसेस में दे रहे थे, जो भी स्टेटमेंट लगा रहे थे। और यहाँ पर आपने स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, पाइथन में कॉलन दिया और स्टेटमेंट अंदर एंटर होता था, आप वहां पर अपना स्टेटमेंट टैब के साथ में दे देते हैं। ये देखो टैब के साथ में आपने यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, तो ये दो डिफरेंस इसमें थे पाइथन के, और एल्स के साथ में भी वही है, एल्स तो आप लिखते ही हैं, एलिफ का ये डिफरेंस था। और अगर लेसर होता है तो भी वही आपका प्रिंट हो जाना है, जैसे आपने 8 दिया और 9 दिया तो आपका लेसर माना जाएगा, 8 इज लेसर टू 9। अब एक और चीज है इसमें डिफरेंस वाली बात, कि देखो सी में जो रिजल्ट प्रिंट करा रहे थे वो क्या था, परसेंट डी, सॉरी एक स्ट्रिंगली, उसमें परसेंट डी करके आपने यहाँ पर सारे वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करने थे, इसमें नहीं करने थे, सी है, सी जावा पाइथन वगैरह में किसी में। लेकिन इसमें जो रिजल्ट प्रिंट हो रहा था वो एक्सेप्शन ऑपरेटर के सेपरेशन से हो रहा था, उसमें सी में कॉमा सेपरेशन से हो रहा था, और इसमें प्लस सेपरेशन से हो रहा है। ये देखो इसमें प्लस सेपरेशन से हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस साइन बना हुआ है, ये प्लस सेपरेशन से हो रहा है ना। और इसमें जो है सी हैज में तो प्लस सेपरेशन है, और जावा में कॉमा सेपरेशन है, सॉरी जावा में भी प्लस सेपरेशन है, देखो जावा में भी प्लस सेपरेशन है, सी हैज में भी प्लस सेपरेशन है, और इसमें एक्सर्शन ऑपरेटर सेपरेशन है ना, ये वाला एक्सर्शन ऑपरेटर सेपरेशन है ना। और यहाँ पर जावा हो गया, और यहाँ सॉरी ये आपका हाँ जावा हो गया, ओके। और यहाँ पर पाइथन में आपका जो है वो कॉमा सेपरेशन है, पाइथन में कॉमा सेपरेशन है और सी में कॉमा सेपरेशन है, लेकिन आपका सी प्लस प्लस एक्सर्शन सेपरेशन लेता है, एक्सर्शन ऑपरेटर सेपरेशन, और जो सी है वो प्लस ऑपरेटर सेपरेशन लेता है, यानी एडिशन ऑपरेटर सेपरेशन, और जावा भी आपका एडिशन ऑपरेटर सेपरेशन लेता है। तो आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में कि ये वीडियो कैसे वर्क कर रहा है, सॉरी ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, और इन प्रोग्राम्स में डिफरेंस क्या है, पाइथन जावा सी सी प्लस प्लस सी हैज में क्या डिफरेंस है। और भी तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सी प्लस प्लस सी हैज जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे रन कराया जाता है, और आपने एक प्रोग्राम भी बनाना सीख लिया। इन सभी लैंग्वेजेस में एक एक प्रोग्राम से भी बनाना सीखे, वो प्रोग्राम क्या था आपका, कंपेयर टू नंबर्स और फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर और इक्वल और लेसर टू अनदर नंबर, है ना, या यूं कहें कि इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, जो दो नंबर्स में आप कंपेयर करा रहे थे, वो नंबर्स में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, और या दोनों इक्वल है, ये आपने इसमें चेक करा करके भी देखा और समझा भी कि कैसे कराया जाता है, कैसे कंडीशन दी जाती है, कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर किस तरह से हमारे इन लैंग्वेजेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम कहाँ पर एल्स लगा रहे हैं तो कहाँ हम एल्स इफ लगा रहे हैं, कहाँ हम इफ एलिफ लिख रहे हैं, तो पाइथन में जैसे एलिफ लिखा गया, और बाकी लैंग्वेजेस में एल्स इफ लिख रहे थे, तो ऐसे पाइथन में कॉलन से स्टेटमेंट में, मतलब कॉलन बिट टाइप सेपरेशन स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन सेपरेशन स्टेटमेंट दिया था। ऐसे कई डिफरेंसेस आपने इसमें देखे है ना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो। ओके, so like this video, share this video and subscribe my channel or press the bell icon for my new latest uploaded videos. Thanks for watching.